आज का ये महामैराथन क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर के उन सभी बच्चों के लिए जो बीए 5th सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं और 2026-27 में एग्जाम देने वाले हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 ब्रिटिश, अमेरिकन एंड पॉपुलर इंडियन फिक्शन का 1 से लेकर 8 तक यूनिट से बनने वाला सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताने वाली हूँ, जो इस बार हर यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अभी तक आपने एग्जाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मात्र इस एक वीडियो से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन दी प्लॉट। प्लॉट पर एक नोट लिखिए। तो देखिए, आप अपने यूनिट नंबर 1 में प्लॉट के बारे में पढ़ चुके हैं। जो आपका यूनिट नंबर 1 है वो है लिटरेरी टर्म्स, और लिटरेरी टर्म्स में आपको प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक्स एंड स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल के बारे में पढ़ना है, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आपकी जो टोटल 8 यूनिट्स हैं उन पर डिटेल में हमने वीडियोस अपलोड कर दी है पूरा नोट्स के साथ। तो जिन बच्चों ने हमारे साथ जुड़ करके टोटल 8 यूनिट्स पढ़ लिया है तो उनके लिए तो आज का ये महासंग्राम क्लासेस बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि जब 8 यूनिट्स को पढ़े रहेंगे ना तो सारा क्वेश्चन आप इजीली समझ जाएंगे, और सारा क्वेश्चंस यहीं से आपके एग्जाम में हर यूनिवर्सिटी में इस बार आने वाला है। तो आप लोगों ने अगर टोटल 8 यूनिट्स नहीं पढ़ी है तो आप इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 की प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। आपको लिंक मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं प्लॉट क्या होता है। ए प्लॉट इज ए नरेटिव ऑफ इवेंट्स, द एम्फेसाइज फॉलिंग ऑन द कैजुअलिटी, द किंग डाइड एंड देन द क्वीन डाइड ऑफ ग्रीफ इज ए प्लॉट। अब देखिए, प्लॉट एक नरेटिव इवेंट होता है। मतलब कि देखो, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, किसी मूवी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस तरीके से बच्चों को इजीली समझ आ जाता है। तो कोई मूवी आप देख रहे हैं, मूवी शुरू हुई, आप कैरेक्टर से यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद धीरे धीरे आपको स्टोरी, मूवी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या नाम है, सब आप समझ गए। फिर आगे चल के सब कुछ, मतलब मूवी में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है, विलेन और हीरो के बीच लड़ाई झगड़े होते हैं, फिर एंड में जाके सब कुछ सही हो जाता है, और फिर क्या होता है, स्टोरी खत्म हो जाती है, मूवी एंड हो जाती है। तो एक सीक्वेंस में ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं ना, एक बार ये फिर ये, तो मतलब बिगिनिंग से लेकर रिजोल्यूशन तक जितने भी इवेंट्स स्टार्ट से एंड तक हुए, इसी को पूरा बोलते हैं प्लॉट। तो प्लॉट इस तरीके से आप समझेंगे। देखिए, क्लासेस आप कर लेंगे ना, वहाँ बहुत इजी नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, तो वहाँ से आप तैयार करेंगे तो काफ़ी बेस्ट होगा आपके लिए। द एम्फेसाइज फॉलिंग ऑन कैजुअलिटी, देखो, द किंग जो राजा है डाइड, मर गया, एंड देन और फिर द क्वीन जो उसकी रानी है वो भी मर गई, ऑफ ग्रीफ, अब ये दुख है, इज ए प्लॉट, अब ये प्लॉट है। तो प्लॉट का मतलब क्या है, जो भी कुछ एक सीक्वेंस में हो रहा है वही प्लॉट होता है किसी भी नॉवेल, ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, मूवी या ड्रामा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपकी टोटल 8 यूनिट से बनने वाले, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये महासंग्राम क्लास आपके लिए। राइट द किंग्स ऑफ प्लॉट, राइट द काइंड्स ऑफ द प्लॉट, सॉरी बाय मिस्टेक थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। चलो देखो, काइंड्स यानी प्रकार, प्लॉट के प्रकार क्या क्या हैं। नॉवेल्स प्लॉट में बी डिवाइडेड इनटू 2 काइंड्स, ए सिंपल प्लॉट, ए कॉम्प्लेक्स प्लॉट। तो जो नॉवेल का प्लॉट होता है ना, वो 2 भागों में बटा होता है, एक सिंपल प्लॉट होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है, यानी कि थोड़ा जटिल होता है। थर्ड आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट। स्ट्रक्चर मतलब संरचना होता है, तो संरचना के प्लॉट का संरचना लिखिए। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लॉट? द पार्ट्स ऑफ ए प्लॉट आर एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन। देखो, प्लॉट के ना 5 इवेंट्स होते हैं। देखो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। पहला है एक्सपोजिशन, दूसरा है राइजिंग एक्शन, तीसरा है क्लाइमेक्स, चौथा है फॉलिंग एक्शन और 5वां है रिजोल्यूशन। एक्सपोजिशन का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी की शुरुआत, फिर राइजिंग एक्शन, फिर क्लाइमेक्स होता है, फिर फॉलिंग एक्शन यानी कि सब कुछ ठीक होने लगता है, रिजोल्यूशन मतलब द एंड, यानी मूवी या ड्रामा नॉवेल जो है एंड हो जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्लॉट। फंक्शन क्या है प्लॉट का? प्लॉट्स फंक्शन इज नॉट ओनली सिंपल, प्लॉट का फंक्शन इज नॉट ओनली सिंपल, केवल सिंपल नहीं है, बट आल्सो इसेंशियल, बट इसेंशियल भी है, ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है।
इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर, ये किसी भी नॉवेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक संरचना, एक रूप देता है। बिल्ड्स टेंशन एंड एक्साइटमेंट, जो कि एक एक्साइटमेंट को भी बिल्ड करता है, और जब भी रीडर अपने नॉवेल को, ड्रामा को पढ़ता है तो एक्साइटमेंट पैदा होती है। एंड कीप द रीडर एंगेज्ड, और रीडर को एंगेज रखता है, यानी जोड़े रखता है अपने साथ, और रीडर को एक सस्पेंस होता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर अगर मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ फटाफट से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखकर आगे बढ़ते रहेंगे। और जो आपका पूरा 8 यूनिट्स है उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस अपने आप समझ आ जाएंगे। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द कैरेक्टराइजेशन? तो कैरेक्टराइजेशन का फीचर क्या क्या है? द 5 फीचर्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, 5 फीचर्स हैं ऑफ कैरेक्टराइजेशन के। कैरेक्टराइजेशन भी एक लिटरेरी टर्म होता है। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि जब भी आप कोई नॉवेल पढ़ें, ड्रामा पढ़ें, जो भी आप पढ़ते हो उसमें कोई ना कोई कैरेक्टर ज़रूर होता है, तो वही कैरेक्टराइजेशन है। यानी कि राइटर अपने हर वर्क में कैरेक्टर्स का यूज़ करता है ताकि स्टोरी, नॉवेल, ड्रामा अच्छा लग सके। बिकॉज विदाउट कैरेक्टर्स कोई भी स्टोरी नहीं हम एग्जिट कर सकते, सोच ही नहीं सकते। फिजिकल डिस्क्रिप्शन, एक्शन, इनर थॉट्स, रिएक्शंस एंड स्पीच, ये 5 मेन फीचर्स हैं कैरेक्टराइजेशन के। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरेक्टराइजेशन? कैरेक्टराइजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी क्या इसका महत्व है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैरेक्टराइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैरेक्टराइजेशन। बिकॉज, क्योंकि ऑथर्स रिली ऑन द डिवाइस टू क्रिएट फंक्शनल एंड सिग्निफिकेंस कैरेक्टर्स। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, चरित्र चित्रण। तो आप जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग कैरेक्टर होते हैं नॉवेल, ड्रामा में, और आपसे एग्जाम में पूछता है ना क्वेश्चन कि इस कैरेक्टर का कैरेक्टर स्केच लिखो। जैसे आपने डॉलर बहू पढ़ा है अपने सिलेबस में, तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें से किसी का भी पूछ सकता है कि विनुता का कैरेक्टर, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ विनुता, क्योंकि विनुता उसमें मेन कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर। उसके अलावा गौरम्मा है जो कि उसकी सास है, उसका कैरेक्टर स्केच इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आपसे पूछ सकता है। तो देखो, अब डॉलर बहू किसने लिखा? सुधा मूर्ति ने। तो सुधा मूर्ति ने उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को यूज़ किया, जैसे श्यामन्ना है, गौरम्मा है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और इनके 3 बच्चे हैं, चंद्रशेखर है, गिरीश है, सुरभि है, और इनकी 2 बहुएं हैं, एक विनुता है, एक जमुना है। तो ये सब कैरेक्टर्स हैं जिनका यूज़ किया है राइटर ने। क्यों यूज़ किया है? ताकि एक अच्छा मतलब इम्प्रेशन दे सके अपने रीडर पे, और मतलब बिना कैरेक्टर के वो नॉवेल लिखेगा कैसे? तो इसीलिए वही होता है कैरेक्टराइजेशन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन? कैरेक्टराइजेशन का मेन टाइप क्या है? देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के मेजर 2 टाइप्स हैं। कॉमनली यूज्ड इन रिटन वर्क्स, जो कि कॉमनली यानी कि सामान्य रूप से यूज होते हैं रिटन वर्क में, और डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन एंड इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। तो एक डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है और एक इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन होता है जो कि रिटन वर्क में यूज होता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन? आर्ट मतलब कला। तो कैरेक्टराइजेशन का आर्ट क्या है? बाई चौसर, जेफरी चौसर के थ्रू। पेपर 1 इंग्लिश लिटरेचर में आप जेफरी चौसर के बारे में पढ़ चुके हैं। चौसर एच के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप पढ़े होंगे ज़रूर, आपको याद होगा। हिज आर्ट्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन इज स्पेशली मार्क्ड बाई 3 थिंग्स। तो चौसर का जो कैरेक्टराइजेशन है स्पेशली 3 चीज़ों से मार्क किया गया है, जिनका नाम है नेमली मतलब जिनका नाम है रियलिज्म, सेकेंड है टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और थर्ड है विट एंड ह्यूमर यानी हास्य व्यंग। और टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल यानी अलग अलग टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैरेक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट टू द थीम? तो व्हाई इज कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है टू द थीम इन ए लिटरेरी वर्क? लिटरेरी वर्क का मतलब कोई भी साहित्यिक कार्य हो जो राइटर लिख रहा है। कैरेक्टराइजेशन कैन कॉन्ट्रीब्यूट, कैरेक्टराइजेशन मतलब वही कैरेक्टराइजेशन जो आपको मैं भी समझा चुकी हूँ। कैन मतलब सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट मतलब योगदान, टू थीम बाय प्रोवाइडिंग डेप्थ टू द टॉपिक,
द थीम इज रिलेटेड टू। हर एक नॉवेल पढ़ें, हर एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ें, उसमें कोई ना कोई थीम होता है। नॉवेल, ड्रामा, सभी में थीम होता है। तो कैरेक्टराइजेशन थीम को बनाने में कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है, जिससे एक टॉपिक, जब भी कुछ आप पढ़ते हैं तो थीम के थ्रू ही आप चीज़ों को समझ पाते हैं, इसका थीम क्या है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज नरेटिव टेक्निक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट में सारा यही क्वेश्चन पूछता है, और लॉन्ग में पूछेगा तो भी आप कैसे लिखेंगे, तो आप अपनी 8 यूनिट्स को पढ़िए, वहाँ पे आपको मैंने सब कुछ समझाया है। लॉन्ग में यही क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है। नरेटिव टेक्निक इज ए मेथड। नरेटिव टेक्निक एक मेथड है। एंड लिटरेरी डिवाइस, और एक लिटरेरी डिवाइस है ए राइटर यूजेस, जो कि एक राइटर यूज करता है टू क्राफ्ट द एलिमेंट ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी। तो ये एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी या शॉर्ट स्टोरी हो सकता है, नॉवेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप यूनिट नंबर 1 में ये पढ़ चुके हैं अपने पेपर नंबर 2 में, और जब आप लोग बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब भी आप पढ़ चुके हैं। नरेटिव टेक्निक का मतलब होता है नरेट करने की टेक्निक या मेथड। जब भी कोई राइटर कोई वर्क लिख रहा होता है तो वो सोचता है कि किस तरीके से वो अपनी स्टोरी को नरेट करेगा। तो ये एक नरेटिव टेक्निक है जिसका यूज़ राइटर अपने वर्क में करता है और अपने रीडर को अपनी कहानी, अपने मैसेज को कन्वे करता है, बताता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन नरेटिव टेक्निक। मेन नरेटिव टेक्निक क्या है। नरेटिव टेक्निक, नरेटिव मतलब नरेट यानी वर्णन करने का, टेक्निक मतलब तरीका। इन ए प्लॉट में इंक्लूड्स शामिल है बैक स्टोरी, फ्लैशबैक, फ्लैश फॉरवर्ड एंड फोर शेडोइंग। तो बैक स्टोरी में आपको समझा चुकी हूँ, फ्लैशबैक है, ये सब आप लोग बीए 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। फोर शेडोइंग पढ़ चुके हैं। फ्लैशबैक जो कि स्टोरी पास्ट में चली जाती है, फोर शेडोइंग, सारी चीज़ें जो हिंट वगैरह मिलती है आगे क्या होगा, तो सब नरेटिव टेक्निक के ही अंदर आ जाता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ए नॉवेल। एक नॉवेल का मेन पर्पस क्या होता है। ए नॉवेल इज ए पीस ऑफ लॉन्ग नरेटिव इन लिटरेरी प्रोज। एक नॉवेल एक पीस होता है ऑफ लॉन्ग नरेटिव, लंबे वर्णन का, इन लिटरेरी प्रोज में। नरेटिव प्रोज इज मीन टू एंटरटेनमेंट एंड टेल ए स्टोरी। तो इसका मतलब है कि मतलब स्टोरी को कहना और इंटरटेन करना। और नॉवेल के थ्रू राइटर्स बहुत सारी बातें बताते हैं, जैसे सोसाइटी के बारे में, या फिर कोई भी एक फैमिली के ऊपर लिख देते हैं। फैमिली का मतलब ये इमेजिनेशन बेस्ड होता है। तो देखिए नॉवेल का पर्पस क्या होता है कि ये एक पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें कोई भी राइटर किसी भी स्टोरी के बारे में टेल करता है एंटरटेन करने के लिए। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन ए पिकॉरेस्क नॉवेल। पिकॉरेस्क नॉवेल क्या है। तो देखिए यूनिट नंबर 2 में आपको अर्लियर ट्रेंड्स इन फिक्शन पढ़ना है, जिसमें आपको पिकॉरेस्क नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल, गोथिक नॉवेल, या फिर आपको एपिस्टोलरी नॉवेल, रीजनल नॉवेल एंड डोमेस्टिक नॉवेल के बारे में पढ़ना है। और इन सारे ही नॉवेल्स के ऊपर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। यूनिट नंबर 2 आपकी अपलोड हो चुकी है, यूनिट नंबर 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 सब कुछ अपलोड हो चुका है। आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर तो हम केवल क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जो कि शॉर्ट पर्पज से देख रहे हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से वीडियो अपलोड है, मॉडल पेपर अलग से अपलोड है, जिसके थ्रू आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को भी तैयार कर सकते हैं। पिकॉरेस्क नॉवेल, देखो पिकॉरेस्क नॉवेल जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देखिए जो पिकॉरेस्क नॉवेल होता है ना, ये एक ऐसा नॉवेल होता है जिसमें देखो एक किसकी मतलब इसमें ना घुमक्कड़ टाइप के लड़के होते हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया जाता है। देखो ए पिकॉरेस्क नॉवेल डील्स विद एपिसोडिक एडवेंचर्स ऑफ रज। तो इसमें कुछ घुमक्कड़े आवारा टाइप के लड़के होते हैं जिनका कोई एक बसेरा नहीं होता, एक आवास नहीं होता, यानी एक रहने की जगह नहीं होती, ये इधर घूमते हैं, एक इनका फिक्स जगह नहीं होती रहने की, वहाँ पे वो रहते नहीं है, मतलब इधर उधर किसी भी इलाके में वो बस जाते हैं। अजीब टाइप का इनका जीवन होता है, घुमक्कड़ टाइप का, और ये किसी भी मतलब इलाके में जाएं, किसी भी जगह पर जाएं, ये अपने आप को वहाँ सर्वाइव कर लेते हैं। इस तरीके का इनका जीवन होता है। पिकॉरेस्क मतलब पिकारे टाइप के लोग होते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द पिकॉरेस्क नॉवेल फॉर इंग्लिश राइटर्स। तो इंग्लिश राइटर्स के पास पिकॉरेस्क नॉवेल लिखने का क्या सोर्स है। तो फॉर द इंग्लिश राइटर्स, जो इंग्लिश राइटर हैं, द सोर्स ऑफ द पिकॉरेस्क नॉवेल इज द स्पेनिश लिटरेचर ड्यूरिंग द रेनेसा।
तो देखो स्पेन में ही सबसे पहले पिकोरेस्क नॉवेल लिखा गया और स्पेनिश लिटरेचर से ही ये फिर इंग्लिश राइटर्स को मिला और इंग्लिश लिटरेचर में उन्होंने लिखना शुरू किया। ड्यूरिंग द रेनेसा के दौरान जब यूरोप में रेनेसा हो रहा था, उस दौरान स्पेनिश लिटरेचर में लिखा गया और वहीं से फिर इंग्लिश राइटर्स ने भी लिखना शुरू किया। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन आर द पिकोरेस्क नॉवेल फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश। व्हेन आर द पिकोरेस्क नॉवेल कब लिखा गया पहली बार इंग्लिश में। आप ये जानते हो कि ये स्पेनिश में लिखा गया था, तो ये पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज में कब लिखा गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द पिकोरेस्क नॉवेल आर रिटन इन इंग्लिश ड्यूरिंग द रेनेसा। तो रेनेसा के दौरान इंग्लिश में पहली बार पिकोरेस्क नॉवेल लिखा गया था 1578 से 1625 तक। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच स्पेनिश रोमांस इंस्पायर्ड द रेनेसा इंग्लिश राइटर्स टू राइट द पिकोरेस्क नॉवेल इन इंग्लिश। विच स्पेनिश रोमांस इंस्पायर्ड, कौन सा जो स्पेनिश रोमांस है इंस्पायर्ड द रेनेसा इंग्लिश राइटर्स टू राइट द पिकोरेस्क नॉवेल इन इंग्लिश। तो कौन सा स्पेनिश रोमांस नॉवेल था जो कि इंग्लिश राइटर्स को भी इंस्पायर करता है पिकोरेस्क नॉवेल लिखने के लिए इंग्लिश में। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द स्पेनिश रोमांसेस लाजारिलो डी टॉम्स एंड गुजमैन डी अल्फ्रांचे इंस्पायर्ड इन 1578 and later some English writers to write the picaresque novel in English। तो लाजारिलो डी टॉम्स एंड गुजमैन डी अल्फाराचे ये नॉवेल है, पिकारेस्क नॉवेल स्पेनिश लैंग्वेज का है। तो उसके बाद से ही इंग्लिश राइटर्स ने इंग्लिश में पिकारेस्क नॉवेल लिखना शुरू किया था। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पे अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं कि नॉवेल क्या है, तो आप यूनिट नंबर 2 ज़रूर देखिएगा, आपको वहाँ बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया एक एक वर्ड के बारे में। विच इज़ द फर्स्ट पिकोरेस्क नॉवेल रिटन इन इंग्लिश एंड व्हेन, कौन सा फर्स्ट नॉवेल लिखा गया इंग्लिश में एंड व्हेन, कब। द फर्स्ट पिकोरेस्क नॉवेल, पहला पिकोरेस्क नॉवेल रिटन लिखा गया इन इंग्लिश में इज़ द लाइफ ऑफ जैक विल्टन और द अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर बाई थॉमस नैशे इन 1594। तो द लाइफ ऑफ जैक विल्टन और अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर, ये पिकोरेस्क नॉवेल लिखा गया इंग्लिश लैंग्वेज में बाई थॉमस नैशे। तो इसके राइटर थे थॉमस नैशे, जो कि 1594 में इन्होंने ये नॉवेल लिखा था। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ गोथिक नॉवेल। गोथिक नॉवेल की पावर क्या है। देखो, गोथिक नॉवेल ना ये हॉरर टाइप का नॉवेल होता है, जिसमें हॉरर टाइप की स्टोरी होती है, थोड़ा हॉरर होती है। द पावर ऑफ द गोथिक नॉवल की पावर है लाइज इन इट्स हॉरर विच इज़ एंटरटेनिंग। तो ये हॉरर होता है जो कि एंटरटेन करता है। तो इसमें ऐसी जगह दिखाई जाती है, जैसे आप हॉरर मूवी देखते हैं तो भयानक सी जगहें दिखाई जाती हैं, अजीबोगरीब, अंधेरी सी, अजीब। तो वैसे ही इसमें सीन क्रिएट की जाती है। सीन क्रिएट करने का मतलब ऐसा ही इसमें लिखा जाता है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, यानी वैसा ही महसूस होगा, वैसा ही आपको पढ़कर लगेगा जैसा हॉरर मूवी आपको देखने में लगता है। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फेट ऑफ गोथिक नॉवेल इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो 90th सेंचुरी में गोथिक नॉवेल का क्या फेट है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे। देखिए, इन द अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, द इंग्लिश गॉथिक नॉवेल, जो इंग्लिश गॉथिक नॉवेल है, इज इनकॉर्पोरेटेड, जो सम्मिलित है या शामिल है, इन द हिस्टोरिकल रोमांटिक नॉवेल में बाय सर वॉल्टर स्कॉट। ये भी नॉवेलिस्ट थे और 19th सेंचुरी में जो गोथिक नॉवेल लिखा गया वो इनकॉर्पोरेटेड था, यानी जुड़ा हुआ था हिस्टोरिकल रोमांटिक नॉवेल के साथ। और गोथिक नॉवेल, हिस्टोरिकल नॉवेल सबके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप देख कर तैयार कर लीजिएगा। हिस्टोरिकल नॉवेल जो हिस्ट्री पर बेस्ड होता है, जैसे आपके सिलेबस में एक नॉवेल दिया गया है चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल ए टेल ऑफ 2 सिटीज़। ये एक ब्रिटिश फिक्शन है जो यूनिट नंबर 4 में दिया गया है और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। वो हिस्टोरिकल नॉवेल है जिसमें हिस्ट्री की एक इवेंट का, यानी हिस्ट्री की एक घटना का वर्णन है, और वो घटना कौन सी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यानी फ्रांस की क्रांति। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एपिस्टोलरी नॉवेल। तो एपिस्टोलरी नॉवेल क्या है। द टर्म्स एपिस्टोलरी नॉवेल रिफर्स टू द वर्क ऑफ फिक्शन दैट आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स और अदर डॉक्यूमेंट्स। तो
एपिस्टोलरी नॉवेल रिफर करता है टू द वर्क ऑफ फिक्शन, फिक्शन के वर्क को, यानी कि ये एक नॉवेल का ऐसा टाइप होता है दैट आर रिटेन, जो कि लिखा होता है इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स के रूप में, और द अदर डॉक्यूमेंट्स। तो कुछ देखिए, कुछ नॉवेल आपने ऐसे पढ़े होंगे जो लेटर की फॉर्म में लिखा होता है, तो वो एपिस्टोलरी नॉवेल होता है। एपिस्टोलरी नॉवेल हमेशा लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में लिखा जाता है या लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये नॉवेल का ऐसा टाइप है, ऐसा फिक्शन का ऐसा वर्क है जो कि लेटर और डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रूप में लिखा जाता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एपिस्टोलरी नॉवेल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारा ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने जब आपकी यूनिट्स को पढ़ाया है तो सारा टॉपिक बहुत ही लॉन्ग में आपको एक्सप्लेन करके दिया है, ताकि आप अपने लॉन्ग आंसर में जब क्वेश्चन ये पूछे तो आप लिख सकें। नॉवेल्स रिटेन इन एन एपिस्टोलरी फॉर्मेट आर ऑफन लेस डायलॉग ड्राइवन। तो जब नॉवेल लिखा जाता है एपिस्टोलरी नॉवेल, तो ये ऑफन यानी प्राय, लेस मतलब कम डायलॉग होता है, इसमें कम डायलॉग होते हैं, विद मोर एम्फेसाइज ऑन थॉट्स, फीलिंग्स और एंड इमोशंस। ये लेस डायलॉग होता है, इसमें डायलॉग्स कम होते हैं, और मोर एम्फेसाइज, मोर मतलब ज़्यादा, एम्फेसाइज मतलब जोर दिया जाता है, ऑन थॉट्स विचारों पर, फीलिंग्स भावनाओं पर, और इमोशंस जो इमोशंस भावनाएं और थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस होती हैं उनके ऊपर एपिस्टोलरी नॉवेल में ज़्यादा जोर दिया जाता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ गुलोटीन, व्हाट इज इट्स पर्पस, और इसका पर्पस क्या है। देखो, गुलोटीन एक तरीके की मशीन होती थी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई थी। ला गुलोटीन इज ए मशीन, ये एक मशीन है, विद ए रेजर होता है, इसमें ब्लेड लगा होता है, विद एन एक्सल एंड ए वुडन प्लैंक, मतलब लकड़ी का बना होता है, उसमें ब्लेड का टाइप का होता है, जिससे कि पहले फांसी दी जाती थी फ्रांस में। इट इज़ यूज टू बी हेड बाई रिवोल्यूशनरीज इन द फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रांस की क्रांति जब हो रही थी फ्रांस में, फ्रांस की क्रांति आप पढ़े होंगे, आपने देखा उसमें कितने ज़्यादा मजलूमों को मारा जा रहा था, बेस्टील के किले में बंद किया जा रहा था, और साथ ही साथ समाज जो था वहाँ का, मतलब फ्रांस का जो समाज था उसमें असमानताएं बहुत ज़्यादा थी, मतलब भेदभाव, ये सारी चीज़ें। तो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है तो वहाँ पर इस मशीन का इतना ज़्यादा यूज़ किया गया था लोगों को फांसी देने के लिए, मतलब जो लोग बहुत लोगों के साथ गलत काम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ना गरीबों से टैक्स लिया जाता था, अमीरों से टैक्स नहीं लिया जाता था। आप एक बार फ्रांस की क्रांति की वीडियो निकाल कर पढ़िएगा, हमारे चैनल पर हिस्ट्री में हमने पढ़ाया हुआ है, तो आप तब देखिएगा कि कितना ज़्यादा जुल्म वहाँ पर हुआ था मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ। और आप जब ये स्टोरी यानी ये नॉवेल जब पढ़ते हैं टेल ऑफ टू सिटीज़, तो भी आपको उसके बारे में काफ़ी आइडिया लग जाता है। तो ये क्वेश्चंस जो आपका है टेल ऑफ टू सिटीज़ नॉवेल से बन रहा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ जेरी क्रंचर, जेरी क्रंचर कौन है इस नॉवेल में। तो जेरी क्रंचर इज़ ए ऑड जॉब मैन फॉर टेल्सन्स बैंक। तो ये टेल्सन्स बैंक में एक और जॉब मैन है। ही कॉल्ड हिमसेल्फ ए रिकरेक्शन मैन, ये अपने आप को एक रिसरेक्शन मैन कहता है, बिकॉज क्योंकि ही डिग्स अप डेड बॉडीज, क्योंकि वो कब्रों को खोदता है, एंड सेल्स देम टू साइंटिस्ट, ये कब्रों को खोद कर डेड बॉडी निकालता है और उसको साइंटिस्ट को बेच देता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ सिडनी कॉटन। सिडनी कॉटन का क्या रोल है इन द नॉवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज़। सिडनी कॉटन अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है उस लड़की के लिए जिससे वो बेहद प्यार करता है, और वो लड़की है लूसी मैनेट। देखिए, लूसी से दो लड़के प्यार कर रहे थे, एक चार्ल्स डार्ने और एक सिडनी कॉटन, लेकिन चार्ल्स डार्ने की शादी हो जाती है लूसी के साथ और सिडनी कॉटन की शादी नहीं हो पाती। लेकिन तब भी ये जलता नहीं है और लूसी मैनेट से यही कहता है कि वो हमेशा तुम्हारी मदद करेगा, वो उससे वादा करता है, हर बुरे वक्त में तुम्हारा साथ देगा। तो सिडनी कॉटन वर्क्स विद स्ट्राइवर, सिडनी कॉटन इस ड्राइवर के साथ काम कर रहा है इस नॉवेल में। ही इज़ इन लव विद लूसी, ये लूसी से प्यार करता है, बट लूसी लव्स डार्ने, और लूसी जो है ये डार्ने से प्यार करती है। एट द एंड ऑफ नॉवेल, और नॉवेल के एंड में ही सैक्रिफाइसेस, यानी सिडनी कॉटन सैक्रिफाइस कर देता है फॉर हिज बिलव्ड, अपने प्यार के लिए, लूसी के लिए, एंड टेक्स प्लेस ऑफ डार्ने हु रिजेंबल हिज अपीयरेंस एंड बी हेडेड। तो देखिए,
जब इस नॉवेल के एंड में लूसी के हस्बैंड चार्ल्स डार्ने को फांसी देने की सज़ा सुनाई गई, तो चार्ल्स डार्ने ने उस टाइम लूसी से किया अपना वादा पूरा किया, क्योंकि वो बिल्कुल दिखता था लूसी के हस्बैंड डार्ने की तरह ही। मतलब दिखने में लगता था कि अगर आप देखें तो पहचान नहीं पाएंगे कि सिडनी कॉटन कौन है और चार्ल्स डार्ने कौन है। तो वो चार्ल्स डार्ने को जेल से निकाल कर बाहर उसकी जगह खुद बैठ जाता है, उसके कपड़े पहनकर उसको बेहोश करके वहाँ से निकालता है, उसके कपड़े खुद पहन के बैठ जाता है और एंड में अपने आप को ये सेक्रीफाइस कर देता है और इसको एंड में फांसी की सज़ा दे दी जाती है, मार दिया जाता है और ये अपने प्यार लूसी से किया हुआ वादा उसके साथ पूरा करता है और ये डार्ने की जान भी बचा लेता है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सिडनी कॉटन का जो रोल है इस नॉवेल में वो बहुत अच्छा है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज मिस प्रॉस। मिस प्रॉस कौन है? मिस प्रॉस इन द सर्वेंट हु रेज्ड लूसी। तो ए टेल ऑफ टू सिटीज नॉवेल में लूसी मैनेट की सर्वेंट है मिस प्रॉस। शी इज लॉयल टू हर मिस्ट्रेस और मिस प्रॉस अपने मिस्ट्रेस लूसी मैनेट के लिए बहुत ही वफादार यानी लॉयल है। मिस प्रॉस इज ए कॉमिक कैरेक्टर। मिस प्रॉस एक कॉमिक कैरेक्टर है। एट द एंड ऑफ नॉवेल के एंड में शी क्वेरल्ड, उसकी झगड़ा हो जाती है विद मैडम डिफार्जे, मैडम डिफार्जे के साथ। मैडम डिफार्जे इज किल्ड बाई हर ओन पिस्टल शॉट और मैडम डिफार्जे खुद मारी जाती है अपनी ही पिस्टल की शॉट से। मैडम डिफार्जे गई थी लूसी मैनेट को मारने, लेकिन लूसी मैनेट वहाँ से जा चुकी थी और वहाँ पर उसकी सर्वेंट मिस प्रॉस थी और मैडम डिफार्जे उसको मारने के लिए गई थी, लूसी को मारने के लिए। तो जब लूसी वहाँ से चली जाती है तो उसकी सर्वेंट थी, उसका झगड़ा हो जाता है मैडम डिफार्जे से और मैडम डिफार्जे जो गन लेकर गई थी लूसी को मारने के लिए वो चल जाती है और वो खुद ही मर जाती है अपने ही गन से। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ गैस्पर्ड इन ए टेल ऑफ टू सिटीज। गैस्पर्ड का क्या रोल है? गैस्पर्ड इज ए पीसेंट whose child is killed by the Marquis Evermont's carriage and Gaspard kill Evermont after few days। तो गैस्पर्ड का बेटा कुचल दिया जाता है, मार दिया जाता है मार्किस इवरमंड के कैरेज से। देखो अपनी घोड़ा गाड़ी में मार्किस इवरमंड बैठ के आ रहा है जो कि फ्रांस के एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखता है और काफ़ी घमंडी टाइप का आदमी है, क्योंकि फ्रांस में यही तो हो रहा था ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर यहाँ पर अमीर गरीबों का शोषण कर रहे थे। तो मार्किस गैस्पर्ड के बेटे को अपनी घोड़ा गाड़ी से कुचल कर मार डालता है और कुछ दिनों बाद वो गैस्पर्ड इवरमंड के घर में घुसकर उसको भी मारकर अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज द जेरी क्रंचर कॉल्ड रिसरेक्शन मैन। जेरी क्रंचर इस नॉवेल में क्यों रिसरेक्शन मैन कहा गया? Jerry Cruncher is called a resurrection man comically because he digs up dead bodies and sells them to scientists। क्योंकि वो कब्रों को खोद कर डेड बॉडी निकालता है और वो साइंटिस्ट को बेच देता है। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज ब्यूरिड अलाइव फॉर 18 ईयर्स इन बैस्टील। हु वॉज कौन था ब्यूरिड अलाइव फॉर 18 ईयर्स 18 सालों के लिए जिंदा जलाया गया इन द बैस्टील के किले में। फ्रांस की क्रांति के टाइम फ्रांस में एक बैस्टील का किला था जो कि वहाँ के शासकों की निरंकुशता का प्रतीक था। उसमें अक्सर मजलूमों को और बेकसूर लोगों को जिनका कोई गुनाह नहीं होता था उनको वहाँ कैद किया जाता था और उसी में इस नॉवेल के भी एक कैरेक्टर को कैद करके रखा गया है। मिस डॉक्टर मैनेट इज़ द फादर ऑफ लूसी मैनेट एंड ए फिजिशियन। तो लूसी मैनेट जो कि इस नॉवेल की हीरोइन है उसके फादर हैं डॉक्टर एलेक्जेंडर मैनेट और वो एक डॉक्टर भी हैं। उनको 18 सालों के लिए कैद करके रखा गया बैस्टील के किले में और सबको लगा कि वो मर गए, लेकिन 18 सालों के बाद वो अपनी फैमिली से मिलते हैं, अपनी बेटी से मिलते हैं। ही पास्ड हिज 18 years एज ए प्रिजनर इन द डार्कनेस ऑफ बैस्टील। तो उन्होंने अपना 18 साल गुजारा एक कैदी के रूप में उस बैस्टील के अंधेरे में। हिज प्रिजन सिम्बलाइज्ड एज ब्यूरिड अलाइव फॉर 18 years इन बैस्टील। और उनकी ये जो कैद थी 18 सालों की, इस चीज़ का प्रतीक है कि उन्हें 18 सालों तक जिंदा जलाया गया बैस्टील के किले में। और देखिए इनको क्यों रखा गया था बैस्टील के किले में। कुछ सच्चाई थी फ्रांस के लोगों की और अपने इनके ही दामाद के घर वालों की, जो इनका दामाद होता है चार्ल्स डार्ने, उसके ही घर वालों की
एक सच्चाई थी जो ये जान गए थे और उसी लड़के के घर वालों ने इनको 18 सालों तक बैस्टील में कैद करके रखा था। आप पूरा नॉवेल पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डज बेनेट्स फैमिली लीव? बेनेट फैमिली कहाँ रहती थी? बेनेट्स फैमिली लीव्स इन द विलेज ऑफ लॉन्गबर्न इन हेयरफोर्डशायर। तो लॉन्गबर्न में रहती थी बेनेट फैमिली। और ये किस फिक्शन से पूछ रहा है? तो जेन ऑस्टेन का ब्रिटिश फिक्शन प्राइड एंड प्रेजुडिस से आपका ये क्वेश्चन बन रहा है। और देखिए ये सारा वहाँ से बनने वाला शॉर्ट क्वेश्चन है। जितना लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हर एक फिक्शन के लिए आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द बेनेट्स फैमिली? बेनेट फैमिली का हेड कौन है? तो मिस्टर बेनेट, ए विटी एंड ह्यूमरस ओल्ड मैन, इज़ द हेड ऑफ बेनेट्स फैमिली। तो बेनेट फैमिली के हेड हैं एक बहुत ही विटी एंड ह्यूमरस मैन जो कि बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी 5 बेटियां हैं, जो कि काफ़ी चालाक और हंसाने वाला कैरेक्टर है इस नॉवेल के अंदर, वही हेड है बेनेट फैमिली के। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द डॉटर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। तो मिस्टर एंड मिसेस बेनेट के डॉटर का नाम लिखिए। तो बड़ी बेटी जेन है, फिर एलिजाबेथ है, और एलिजाबेथ ही इस नॉवेल की मेन कैरेक्टर है। फिर कैथरीन है, मैरी है और लीडिया है, आर द 5 डॉटर्स ऑफ मिस्टर एंड मिसेस बेनेट। और बहुत अच्छा नॉवेल है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़िएगा ज़रूर, बहुत अच्छा नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एम ऑफ मिसेस बेनेट्स लाइफ? मिसेस बेनेट के लाइफ का क्या एम है, क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज़ है? तो देखो, हर माँ जिसकी कई सारी बेटियां हों तो वो यही चाहती है कि उसके बेटी की शादी अब किसी अच्छे घराने में हो जाए, बड़ी फैमिली में हो जाए, पैसे वाली फैमिली में हो जाए। और वही एम है मिसेस बेनेट का भी। मिसेस बेनेट्स हैज़ द ओनली एम दैट इज़ टू गेट हर 5 डॉटर्स मैरिड वेरी सून, कि उनकी 5 बेटियों की शादी जल्दी हो जाए और किसी बड़े घराने में हो जाए। आपका नेक्स्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द प्लेस नीदरफील्ड पार्क सिचुएटेड? नीदरफील्ड पार्क कहाँ पर सिचुएटेड है? तो नीदरफील्ड पार्क इज़ ए वेरी नियर टू लॉन्गबर्न, ए फेमस प्लेस ऑफ इंग्लैंड। तो जहाँ पर बेनेट फैमिली रहती है वहीं से कुछ दूर पर नीदरफील्ड पार्क है, मतलब वहाँ से बहुत पास है, इंग्लैंड की बहुत ही फेमस जगह है। इम्पॉर्टेंट इवेंट टेक प्लेस एट नीदरफील्ड पार्क। और इस नॉवेल का बहुत सारा इवेंट नीदरफील्ड पार्क में भी होता है, क्योंकि यहीं पर अमीरजादे यानी अमीर फैमिली रहने आती है, जिसमें अनमैरिड लड़के होते हैं, एक लड़का होता है और बाद में उसका दोस्त आता है। एक लड़का होता है बिंगले और उसका दोस्त आता है डार्सी। तो बिंगले और डार्सी दोनों ही बहुत अमीर हैं, जबकि डार्सी बिंगले से भी ज़्यादा अमीर होता है। और अब मिसेस बेनेट चाहती हैं कि इस अमीरजादे से मेरी बेटी की शादी हो जाए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु कम्स टू सेटल डाउन एट नीदरफील्ड पार्क? नीदरफील्ड पार्क में रहने के लिए कौन आता है? मिस्टर बिंगले कम्स टू सेटल डाउन एट नीदरफील्ड पार्क विद हिज फ्रेंड मिस्टर डार्सी, वेयर ही हैपन्स टू मीट एलिजाबेथ एंड डार्सी। तो मिस्टर बिंगले अपनी 2 बहनों के साथ और अपने दोस्त के साथ रहने के लिए नीदरफील्ड पार्क में आता है और वहीं पर डार्सी की मुलाकात एलिजाबेथ से होती है। एलिजाबेथ इस नॉवेल की हीरोइन है और डार्सी इस नॉवेल का हीरो है और एंड में इनकी शादी हो जाती है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु आर द चीफ रिलेटिव्स ऑफ बेनेट्स? तो बेनेट फैमिली का चीफ रिलेटिव यानी मेन रिलेशन वाले रिश्तेदार कौन है इस नॉवेल में? गार्डिनर्स एंड फिलिपीस आर द चीफ रिलेटिव्स ऑफ बेनेट्स फैमिली। मिस्टर कॉलिंस इज आल्सो द कजिन ऑफ बेनेट्स फैमिली। और मिस्टर कॉलिंस भी कजिन होते हैं बेनेट फैमिली के, यानी जो 5 बेटियां हैं जो मिस्टर बेनेट हैं उनका कजिन होता है मिस्टर कॉलिंस। 5 बेटियों के जो फादर मिस्टर बेनेट होते हैं उनका कजिन है मिस्टर कॉलिंस। और गार्डिनर और फिलिप्स भी ये बेनेट फैमिली के रिश्तेदार होते हैं। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू जेन व्हेन शी मीट्स बिंगले? जेन के साथ क्या हैपन होता है जब वो बिंगले से मिलती है? देखिए, जब जेन की मदर को पता चलता है, मिसेस बेनेट को पता चलता है कि मिस्टर बिंगले सिंगल हैं और शादी नहीं हुई है और काफ़ी अमीर हैं, तो इनकी शादी क्यों ना इनकी किसी भी बेटी से हो जाए, मतलब वो मेरी जिस बेटी को पसंद करे मैं अपनी बेटी की शादी उनसे करा दूं। तो एक पार्टी होती है जहाँ पर ये 5 बहनें जाती हैं, इनके मम्मी पापा जाते हैं। देखिए क्या होता है
जेन मीट्स बिंगले हु हैज़ कम टू नीदरफील्ड विद डार्सी। तो जेन मिलती है बिंगले से जो कि आया होता है नीदरफील्ड में डार्सी के साथ, मतलब बिंगले अपने दोस्त डार्सी के साथ एक पार्टी में आता है और वहाँ ये बेनेट फैमिली भी उस पार्टी में गई होती है। शी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द जेंटल बिहेवियर ऑफ बिंगले। और जेन और बिंगले जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जेन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है बिंगले के बिहेवियर से। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ बिंगले टू फील्स अट्रैक्ट टूवर्ड हर। जिस तरीके से जेन बिंगले के लिए कुछ फील करने लगती है वैसे ही बिंगले भी जेन को पसंद करने लगता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। द रिजल्ट इज़ दैट बोथ ऑफ देम स्टार्ट टू लव ईच अदर। और इसका रिजल्ट यही निकलता है दैट कि बोथ दोनों ऑफ देम, ये दोनों ही स्टार्ट शुरू करने लगते हैं और टू लव प्यार ईच अदर यानी एक दूसरे से। तो दोनों को एक दूसरे को पसंद आ जाते हैं, मतलब जेन को बिंगले पसंद आ गया, बिंगले को जेन पसंद आ गई। तो अब उनकी बड़ी बेटी बिंगले से प्यार करने लगी, बिंगले जेन से प्यार करने लगा। तो इनके बीच काफ़ी गहरा प्यार हो जाता है और एंड में इनकी शादी भी होती है। कुछ बीच में जैसे कुछ हो जाता है ना कि गलतफहमियां हो जाती हैं, ऐसा कुछ हुआ था इसमें। और बिंगले की सिस्टर की वजह से ही हुआ था, क्योंकि बिंगले की सिस्टर ने जेन को लेटर लिखा कि मेरे भाई की शादी तुमसे नहीं होगी, हम उसकी शादी डार्सी की बहन से कराएंगे। तो कुछ डाउट्स, मतलब कुछ कन्फ्यूज़न हो गया, बट एंड में सब कुछ क्लियर हो जाता है और एंड में जेन और बिंगले की शादी होती है, एलिजाबेथ और डार्सी की भी शादी होती है। हाउ डज द टाइटल ऑफ द नॉवेल शूट बेस द नेचर ऑफ डार्सी एंड एलिजाबेथ। तो इस नॉवेल का टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस कैसे डार्सी और एलिजाबेथ पर सूट करता है। द टाइटल ऑफ द नॉवेल प्राइड एंड प्रेजुडिस सर्टेनली सूट्स बेस्ट द नेचर ऑफ एलिजाबेथ एंड डार्सी। तो बहुत अच्छे से सूट करता है। डार्सी इज़ प्राउड, क्योंकि डार्सी घमंडी है, क्योंकि ये पैसे वाला आदमी है। वाइल एलिजाबेथ इज़ प्रेजुडाइज्ड, और एलिजाबेथ प्रेजुडाइज्ड है क्योंकि देखो ये किसी को भी ना देखती है तो उसके बारे में अपने से मन बना लेती है। अब जैसे कि डार्सी को देखती है तो समझती है डार्सी बहुत घमंडी टाइप का आदमी है और डार्सी मतलबी है, घमंडी है, इसे अपने पैसे का, अपने स्टेटस का बहुत घमंड है। ये बात एलिजाबेथ सोच लेती है। मतलब ये किसी भी इंसान को जज कर लेती है, उनके माइंड को जज कर लेती है कि वो कैसा होगा। तो मतलब एलिजाबेथ में लोगों को परखने की एक समझ है, ये काफ़ी समझदार लड़की है। लेकिन इसके जो समझने की परख है वो डार्सी को समझने में मात खा जाती है। ये डार्सी को जैसा समझ रही थी, डार्सी दर हकीकत वैसा नहीं था। डार्सी काफ़ी अच्छे नेचर का बंदा था, लेकिन बाद में इसको समझ आता है और फिर वो भी उससे प्यार करने लगती है और फिर इनकी शादी हो जाती है। अगेंस्ट डार्सी, मतलब डार्सी के अगेंस्ट ये बहुत कुछ सोचती है, उल्टा सीधा, खराब खराब। सो द टाइटल बेस्ट सूट द नेचर ऑफ डार्सी एंड एलिजाबेथ। तो जेन ऑस्टेन ने अपने नावल का नाम प्राइड एंड प्रेजुडिस एलिजाबेथ और डार्सी के लिए ही रखा है कि एलिजाबेथ प्रेजुडिस है और डार्सी प्राउड है, प्राइड, घमंडी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, whom does विक्रम ट्राई टू अट्रैक्ट। तो विक्रम किसे किसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो विक्रम ट्राइज टू अट्रैक्ट एलिजाबेथ फर्स्ट। तो पहले तो ये एलिजाबेथ को अट्रैक्ट करता है एंड एलिजाबेथ टू थॉट दैट विक्रम इज ए मैन ऑफ गुड नेचर एंड गुड कैरेक्टर। एलिजाबेथ हमेशा लोगों को समझने की अच्छी परख रखती है, लेकिन ये डार्सी को जैसा समझती है डार्सी वैसा नहीं था। ये विक्रम को जैसा समझती है विक्रम वैसा नहीं था। एलिजाबेथ डार्सी को खराब समझती है बल्कि डार्सी अच्छा था, और एलिजाबेथ विक्रम को अच्छा समझती है जबकि विक्रम धोखेबाज और बेकार आदमी था। आफ्टर दिस इट इज़ लीडिया, और एंड में वो लीडिया है हु स्टार्टेड फीलिंग अट्रैक्ट टुवर्ड विक्रम एंड शी डिसाइड टू इलॉप। तो प्ले में जब विक्रम की एंट्री होती है, सॉरी प्ले नहीं, ये नॉवेल है, तो नॉवेल में जब विक्रम की एंट्री होती है तो एलिजाबेथ काफ़ी उससे अट्रैक्ट होती है और उसको लगता है कि विक्रम जो कुछ भी डार्सी के खिलाफ बता रहा है बिल्कुल सही है। लेकिन बाद में डार्सी की सच्चाई के बारे में एलिजाबेथ को पता चलता है और उसको समझ में आ जाता है कि विक्रम धोखेबाज इंसान है। और एंड में एलिजाबेथ की छोटी बहन लीडिया जो है वो विक्रम से प्यार करने लगती है और वो उसके साथ भाग जाती है, जबकि विक्रम उससे प्यार नहीं करता था। वो उसको अपनी जाल में फंसाकर लेकर भाग जाता है केवल पैसों के लिए, और एंड में उसे पैसा मिलता है तब जाकर वो लीडिया से शादी करता है, वरना शादी के लिए वो मना कर देता है कि उसके जितने भी कर्ज हैं जब तक वो लोग चुकाएंगे नहीं वो इससे शादी नहीं करेगा।
तो उस टाइम में देखो सोसाइटी की जो कंडीशन थी बिल्कुल उसी पर जेन ऑस्टन ने लिखा है कि लड़की अगर भाग जाए, उसकी शादी भी ना हो, तो सोसाइटी में उनकी काफ़ी बदनामी होती थी। तो इसलिए डार्सी उसका सारा कर्ज चुकाता है ताकि वो लीडिया से शादी कर सके। आपका अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ विक्रम बिहाइंड द इलोपमेंट। विक्रम का क्या पर्पस है बिहाइंड द इलोपमेंट, भागने के पीछे। तो वो लीडिया के साथ भागता है, तो उसके पीछे उसका क्या पर्पस है। द पर्पज ऑफ विक्रम बिहाइंड द इलोपमेंट, लीडिया के साथ भागने के पीछे उसका ये पर्पज है कि ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, टू फ्री फ्रॉम हर डेट। तो वो फ्री होना चाहता है, डेट मतलब अपने कर्जों से, जो उसके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है लोगों का, वो उस कर्ज से बाहर आना चाहता है और उसके पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। सो ही थॉट, तो इसलिए वो सोचता है, आफ्टर द इलोपमेंट, लीडिया को भगाने के बाद, द पेरेंट्स ऑफ लीडिया, लीडिया के माता पिता, विल पे हिज डेट। तो वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपनी बेटी की इज्जत को बचाने के लिए क्या कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे कर्ज को चुका देते हैं, तुम हमारी बेटी से शादी कर लो, इसे भगाने के बाद छोड़ो मत। तो इस तरीके का वो सोचता है। इसकी सोच काफ़ी ख़राब थी, लेकिन पहले एलिजाबेथ को इसकी ख़राब सोच के बारे में नहीं पता था, जिसकी वजह से एलिजाबेथ डार्सी को भी भला बुरा बहुत कह देती है, लेकिन डार्सी कुछ नहीं कहता, चला जाता है। बाद में जब विक्रम लीडिया को भगा कर ले जाता है और उसे शादी करने पर इनकार कर देता है, तब एलिजाबेथ को पता चलता है कि विक्रम कितना खराब आदमी है, जैसा दिखता है वैसा नहीं है, और डार्सी को जैसा मैं समझ रही थी वो वैसा नहीं है। डार्सी तो सच में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज विक्रम डिक्लेयर आफ्टर द इलोपमेंट। विक्रम क्या डिक्लेयर करता है, क्या कहता है भागने के बाद। इलोपमेंट मतलब भागने के बाद। विक्रम डिक्लेयर्स आफ्टर द इलोपमेंट, भागने के बाद, लीडिया के साथ भागने के बाद विक्रम डिक्लेयर करता है। डिक्लेयर का मतलब वो कहता है दैट कि द डेट्स अंडर विच ही इज सफरिंग शुड बी पेड बाय द पेरेंट्स ऑफ लीडिया, कि वो जिस कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, अगर उसको लीडिया के माता पिता पे कर देंगे तब वो लीडिया से शादी करेगा। ही डिक्लेयर्स दैट, वो ये भी कहता है, इफ़ द डेट्स आर नॉट पेड ऑफ, और वो ये भी कहता है कि अगर लीडिया के पेरेंट्स मेरे कर्ज को नहीं चुकाएंगे, मुझे पैसे नहीं देंगे, ही विल नॉट मैरी लीडिया, वो लीडिया से शादी नहीं करेगा, उसको छोड़ देगा भगाने के बाद। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हेल्प्स बेनेट फैमिली इन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इलोपमेंट। तो बेनेट फैमिली की मदद कौन करता है इलोपमेंट के बाद, मतलब कि लीडिया की शादी विक्रम से कराने के लिए, लीडिया की फैमिली की इज्जत बचाने के लिए बेनेट फैमिली की मदद कौन करता है। इट इज़ डार्सी, वो डार्सी है, हु नोज द नेचर ऑफ विक्रम वेरी वेल, जो कि विक्रम के नेचर को काफ़ी अच्छे से जानता है। सो व्हेन ही कम्स टू नो ऑल दीज, जब उसे पता चलता है कि विक्रम लीडिया को भगा कर ले गया और शादी करने से मना कर दिया है और लीडिया के पेरेंट्स से पैसे मांग रहा है, जब वो ये सारी चीज़ें जानता है, ही डिसाइड्स टू हेल्प बेनेट फैमिली, तो वो डिसाइड करता है कि वो बेनेट फैमिली की मदद करेगा, एंड ही पे, और वो चुकाएगा, एंड ही पेज ऑफ द डेट ऑफ विक्रम, और वो विक्रम के कर्ज को चुकाएगा। दस, इस प्रकार लीडिया एंड विक्रम आर मैरिड, और इस तरीके से लीडिया की शादी विक्रम के साथ हो जाती है। और जब यही बात एलिजाबेथ को पता चलती है कि उसकी फैमिली की इज्जत बचाने के लिए डार्सी ने विक्रम को पैसे दिए हैं, उसके कर्ज को चुकाए हैं ताकि उसकी बहन की शादी हो सके, तब डार्सी के बारे में एलिजाबेथ समझ जाती है कि डार्सी कितना अच्छा और साफ दिल का इंसान है। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज द ओल्ड मैन ड्रिंक शार्क लिवर ऑयल। द ओल्ड मैन जो था, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है द ओल्ड मैन एंड द सी, जो अमेरिकन फिक्शन है और अर्नेस्ट हेमिंगवे का, वहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वो बूढ़ा आदमी शार्क लिवर ऑयल क्यों पीता था। ही ड्रिंक्स द शार्क लिवर ऑयल बिकॉज, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड अगेंस्ट ऑल कोल्ड्स एंड गुड फॉर आइज, जो कि हर ठंड और उसकी आंखों के लिए अच्छा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इज सैंटियागो कॉल्ड ए स्लाव। तो सैंटियागो एक स्लाव क्यों कहा गया है। सैंटियागो इज़ एन ओल्ड फिशरमैन, ये एक बूढ़ा फिशरमैन है। ही इज़ ए लॉनली पर्सन, जो कि एक लॉनली पर्सन है। ही इज़ ए विड्रॉवर, जो कि विडोवर है। ही इज़ पुअर एंड फॉर्चुनेट, ये एक पुअर और अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मत है। ही इज़ कॉल्ड ए स्लाव,
ये सलाव कहा गया है द वर्स्ट फॉर्म और अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही रिमेन्स विदाउट ए फिश फॉर 84 डेज। जो 84 डेज से अभी भी एक भी मछली नहीं मार पाया, इसलिए इसको अनफॉर्चुनेट कहा गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज मैनोलिन, वाई इज ही रिमूव्ड फ्रॉम द ओल्ड मैन बाई हिज पेरेंट्स। मैनोलिन कौन है इस फिक्शन में और उसको क्यों हटा दिया गया बूढ़े आदमी के पास से उसके पेरेंट्स के द्वारा। मैनोलिन इज ए यंग बॉय। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसके बाद वाला ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा। मैनोलिन इज ए यंग बॉय हु गोज टू फिश विद द ओल्ड मैन सैंटियागो। बूढ़ा आदमी जिसका नाम सैंटियागो है उसके साथ मैनोलिन को रखा गया था मछली पकड़ने के लिए। बट लेकिन वेन सैंटियागो रिमेन्स विदाउट ए फिश फॉर 40 डेज, जब 40 डेज से सैंटियागो को एक भी मछली नहीं मिली तो मैनोलिन के जो फादर थे हिज फादर्स विड्रॉ हिम फ्रॉम सैंटियागो एंड असाइन हिम टू सम अदर बोट। तो मैनोलिन के फादर ने मैनोलिन को सैंटियागो के पास से हटा दिया, मतलब इसके पेरेंट्स ने वहाँ से हटा दिया और कहा कि जब ये बूढ़ा आदमी एक भी मछली नहीं पकड़ पा रहा तो तुम्हें इसके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी और बोट पर जाओ, किसी और फिशरमैन के साथ जाकर मछली पकड़ो। आपका नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ मैनोलिन विद सैंटियागो। मैनोलिन का सैंटियागो से क्या रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंटियागो एक बूढ़ा आदमी है, मैनोलिन एक जवान लड़का है, यंग बॉय है। द यंग बॉय मैनोलिन इज इमोशनली अटैच्ड टू द ओल्ड मैन। तो बूढ़े आदमी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अटैच है। ही केयर्स, वो ख्याल रखता है, फॉर हिम, उसका, बिकॉज द ओल्ड मैन हैज़ टॉट हिम हाउ टू फिश, कि कैसे मछली पकड़ते हैं। द बॉय लव्स एंड पिटीज सैंटियागो। ये लड़का मैनोलिन सैंटियागो से बहुत प्यार करता है। ही केयर्स फॉर सैंटियागो सो मच दैट ही सीज टू इट दैट द ओल्ड मैन डज नॉट स्लीप विदाउट फूड एंड ऑल्सो दैट हिज फिशिंग इज इन ऑर्डर। तो ये उसका ख्याल रखता है और ये भी देखता है कि जब बूढ़ा आदमी मछली नहीं पकड़ पा रहा तो वो सो नहीं पा रहा है बिना खाने के, तो उसके लिए खाने का जुगाड़ करता है। द ओल्ड मैन एक्सेप्ट द बॉयज़ काइंडनेस एंड टॉक अबाउट हिज गुड ओल्ड डेज। तो उस बूढ़े आदमी को उस लड़के के साथ भी काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है और उस बच्चे की काइंडनेस को एक्सेप्ट करता है और उसको अपने अच्छे पुराने दिनों के बारे में बताता है। व्हेन ही वाज यंग, जब वो सैंटियागो यंग था तो अपने यंग टाइम को वो उस बच्चे मैनोलिन को बताता है। ही टॉक्स अबाउट बेसबॉल, वो उससे बेसबॉल के बारे में बात करता है। एंड डिमैगियो द स्टार प्लेयर हु इज़ ओल्ड मैन्स फेवरेट, जो कि बूढ़े आदमी का फेवरेट था, उसके बारे में भी वो मैनोलिन को बताता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिएगा। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेन एंड इन विच लैंग्वेज द नॉवेल डॉलर बहू वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड। कब और किस लैंग्वेज में नॉवेल डॉलर बहू को फर्स्ट पब्लिश यानी पहली बार पब्लिक कराया गया। द नॉवेल डॉलर बहू वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2005 एंड रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज। तो देखिए सुधा मूर्ति इसकी राइटर हैं और नॉवेल जो है डॉलर बहू इसको कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है और इसको पब्लिश्ड कराया गया 2005 में और कहीं कहीं पर 2003 भी देता है। और डॉलर बहू जो नॉवेल है ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था, तो इसका कन्नड़ टाइटल डॉलर सॉस है और जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया तो इसका टाइटल डॉलर बहू रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज शो द नॉवेल डॉलर बहू। डॉलर बहू क्या शो करता है। द नॉवेल डॉलर बहू शोज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल अटैचमेंट एंड डोमेस्टिक रिलेशन। तो ये म्यूचुअल अटैचमेंट और डोमेस्टिक रिलेशन को दिखाता है। आपने देखा कि कैसे एक सास अपनी दो बहुओं में भेदभाव करती है डॉलर और रुपीस को देखकर। जिस बहू का हस्बैंड यानी जो बेटा अमेरिका में रहकर डॉलर कमाता है वो उस बहू को ज़्यादा प्यार करती है और जो बेटा बहू यहाँ इंडिया में रहकर इंडियन रुपीस कमाते हैं उनको वो कम प्यार देती है। ये जमुना को ज़्यादा प्यार करती है और विनुता के सामने जमुना को मानती है, दिखाती है कि जमुना अच्छी है और जमुना के सामने विनुता को बेइज्जत भी करती है। तो एक ऐसी सास की स्टोरी इसमें दिखाई गई है जो काफ़ी ग्रीडी है, काफ़ी लालची है, लेकिन एंड में उसको पता चलता है कि विनुता ही अच्छी है, जमुना अच्छी नहीं है, शो ऑफ करती है और उसे कोई इज्जत भी नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिज फर्स्ट मीट चंद्रू एंड विनुता। चंद्रू और विनुता पहली बार कब मिलते हैं। चंद्रू एंड विनुता मेट फर्स्ट टाइम इन रानी कट्टर चेन्नम्मा एक्सप्रेस।
तो ये लोग ट्रेन में मिलते हैं। देखो चंद्रू विनुता से मिलता है और उसको प्यार करने लगता है, लेकिन शादी नहीं हो पाती क्योंकि चंद्रू अमेरिका चला जाता है और विनुता की शादी हो जाती है चंद्रू के ही छोटे भाई गिरीश से। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए मेजर थीम ऑफ नॉवेल डॉलर बहू। मेजर थीम क्या है? तो इसकी मेजर थीम है द dehumanizing effect of globalization on the traditional human psyche is the major theme of the novel डॉलर बहू। देखो इसकी मेजर थीम तो अगर बात करें तो यही है कि इसमें एक ग्रीडी सास दिखाई गई है जो कि पैसों की बिना पर अपने ही बच्चों में दो तरीके का करती है, जहाँ जो डॉलर कमाता है उन्हें ज़्यादा प्यार देती है और जो रुपीस कमाते हैं उन्हें कम प्यार देती है। डॉलर बहू जो नॉवेल है हम पढ़ा चुके हैं, आप देखकर तैयार कर लीजिएगा। आपको समरी, अच्छा देखिए अगर आप समरी पढ़ लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज डॉलर शो इन द नॉवेल। डॉलर क्या शो करता है इन द नॉवेल डॉलर बहू। द वर्ड डॉलर सिंबलाइज पावर। तो डॉलर बहू नावल में जो वर्ड डॉलर है वो पावर को शो करता है, क्योंकि डॉलर वाली बहू को वो ज़्यादा प्यार करती है, रुपीज़ वाली बहू को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जमुना सेंड टू सुरभीज वेडिंग। जमुना जो थी बड़ी बहू जो थी अमेरिका से सुरभि यानी अपनी नंद की शादी पर क्या भेजती है। जमुना सेंट यूज्ड साड़ीज इन डेकोरेटेड बॉक्स ऑन सुरभीज वेडिंग। तो जमुना काफ़ी शो ऑफ करने वाली घमंडी औरत थी और अपनी नंद की शादी में वो अपनी नंद को पहनी हुई पुरानी साड़ी भेजती है, काफ़ी अच्छे से डब्बे में डेकोरेट करके, और जब देखा जाता है तो वो पुरानी साड़ी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डज गौरम्मा गो टू अमेरिका। गौरम्मा अमेरिका क्यों जाती है। गौरम्मा गोज टू अमेरिका फॉर जमुनाज डिलीवरी। देखो जमुना के बच्चा हुआ था और अमेरिका वो अपने जमुना के बच्चे के लिए जाती है, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तब उसे पता चलता है कि जमुना की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, मतलब जमुना अपनी सास को कुछ नहीं समझती कि सिवाय एक नौकरानी के अलावा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द प्रोफेशन ऑफ चंद्रू एंड गिरीश। चंद्रू एंड गिरीश ये दोनों ही भाई हैं, चंद्रू बड़ा है गिरीश छोटा है। इन दोनों का प्रोफेशन क्या है इस नॉवेल में। चंद्रू वॉज ए सिविल इंजीनियर। चंद्रू एक सिविल इंजीनियर है अमेरिका में। एंड हिज ब्रदर गिरीश वॉज ए क्लर्क इन ए बैंक। और गिरीश एक क्लर्क है बैंक में। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड गिरीश गेट हिज ट्रांसफ़र। तो गिरीश कहाँ चला जाता है। गिरीश वॉज ट्रांसफर टू धारवाड़ इन द एंड ऑफ नॉवेल डॉलर बहू। तो ये धारवाड़ चला जाता है एंड में, तो आप पढ़ लीजिएगा क्यों चला जाता है। आज की वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सारा ही आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगली वीडियो।